क्या इसके पीछे की राजनीति क्या है? क्या आप हमारे दर्शकों को बताने की कोशिश करेंगे कि क्या ये सिर्फ उद्घाटन का बायकॉट है, सरकार को सिर्फ एम्बैरेस करना है, या इसके पीछे कोई रणनीति भी है? देखिए, पहले तो मैं आपके एक संशोधन कर दूं। आपने संतोष जी का परिचय देते हुए कहा कुछ समय के लिए राजनीति में गए थे। संतोष जी जेपी मूवमेंट के प्रोडक्ट हैं, वो भी राजनीति का ही हिस्सा था। छात्र राजनीति से जाकर के युवा राजनीति, तो कुछ समय के लिए नहीं गए, कुछ समय के लिए पत्रकारिता में आए, अब ये कह सकते हैं। नहीं, मेरा आशय तो ये था, विश्वनाथ प्रताप सिंह के जमाने में सांसद, वो संसदीय राजनीति में कुछ समय के लिए गए, ये आप कह सकते हैं। तो संतोष जी पूरी तरह से राजनीतिक पत्रकार है, राजनीतिक व्यक्ति है। देखिए, आम धारणा है और ये सामान्य संवैधानिक स्थिति है कि राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी होने के नाते हमने भी पढ़ा है कि संसद का जो गठन होता है वो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, इन तीन को मिला के संसद का गठन होता है और राष्ट्रपति उसमें सर्वोपरि होता है, ये माना जाता है। इसीलिए राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है संयुक्त सदन का, इसीलिए राष्ट्रपति के आदेश से संसद बुलाई आहूत की जाती है बैठक, राष्ट्रपति की स्वीकृति से संसद का सत्रावसान होता है। और इसलिए, और वैसे भी संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति देश के संवैधानिक प्रमुख हैं। कार्यकारी प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं, हेड ऑफ द स्टेट के रूप में। तो और संसद एक संवैधानिक संस्था है, तो जाहिर है संसद का नया, जो पुरानी बिल्डिंग थी वो तो विरासत में मिली थी, पुराना भवन हमको अंग्रेजों से, तो उसके उद्घाटन जैसा कोई वो नहीं था। ये पहली बार आजाद भारत में एक बड़ा काम हो रहा है कि संसद के भवन का उद्घाटन हो रहा है, और जिसमें नए तरीके से, नए आकार प्रकार, उसके तमाम, उसकी संख्या बढ़ी हुई, बहुत सारे उसमें विविधताएं, विशेषताएं हैं। तो जाहिर है वैसे मौके पर एक आम राय तो यही है कि बेहतर ये होता मेरे हिसाब से कि राष्ट्रपति जी होती, उपराष्ट्रपति होते, प्रधानमंत्री जी होते, लोकसभा अध्यक्ष होते, और जो शिलापट पर लिखा जाता उस पर होता कि संसद भवन का निर्माण प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार के कार्यकाल के दौरान हुआ, उनके नेतृत्व में, और इसका उद्घाटन इस तारीख को माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने किया, और इस अवसर पर उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और लीडर अपोजिशन उपस्थित थे, अन्य गणमान्य। तो ये शिलापट होता तो शायद इतना विवाद होता, और उसका एक अलग महत्व, अलग मतलब होता है, ग्रेस होता, और इतिहास में भी सबके नाम दर्ज हो जाते, राष्ट्रपति का भी, उपराष्ट्रपति का भी, प्रधानमंत्री जी के, सबका। लेकिन अब क्या कारण है, कहा जा रहा है लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने आप प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित किया कि आप उद्घाटन करिए। अब चूंकि लोकसभा के अध्यक्ष, संसद का जो परिसर है वो तो खाली लोकसभा अध्यक्ष का परिसर नहीं है, उसमें राज्यसभा के सभापति भी है और राष्ट्रपति का वो है। तो आदर्श स्थिति तो यही होती, लेकिन अब आदर्श स्थितियों का जमाना है नहीं, इसलिए राष्ट्रपति जी और उपराष्ट्रपति जी की अनुपस्थिति में प्रधानमंत्री जी इसका उद्घाटन करेंगे, और सारा कार्यक्रम जो आ गया है मिनट टू मिनट, उसमें पूरा सब जिक्र किया हुआ है। और राज्यसभा का प्रतिनिधित्व जो है वो उपसभापति हरिवंश जी करेंगे, और लोकसभा का प्रतिनिधित्व स्पीकर साहब करेंगे, बिरला जी। और उसमें जो कार्यक्रम आया है आशुतोष जी, उसमें राज्यसभा में नेता विपक्ष का भी उल्लेख है, उनका भी भाषण होगा, जो कि मल्लिकार्जुन खड़गे हैं नेता विपक्ष। अब मल्लिकार्जुन खड़गे तो बायकॉट कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने बायकॉट की कॉल दी है, सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने ये मुद्दा उठाया, और उसमें 19+1 20 राजनीतिक दल जो है शामिल हैं उस बायकॉट के साथ, विपक्ष के साथ। तो ऐसे में अब सवाल ये है जो आपने अपने भाषण में उठाया प्रारंभिक संबोधन में, कि क्या विपक्ष इसको एक राजनीतिक मुद्दा बना रहा है, एक आक्रामक राजनीति के तौर पर। तो देखिए, नैतिक रूप से विपक्ष इस समय एक मॉरल ग्राउंड पर तो है उसका मुद्दा, क्योंकि अगर आप किसी भी आदमी से ऐसे ही पूछे चलते चलते कि भाई संसद भवन का उद्घाटन किसको करना चाहिए, और अगर वो व्यक्ति किसी पार्टी से न जुड़ा हो तो सीधे कहेगा राष्ट्रपति जी। तो सामान्य सी धारणा है कि आप इसको उलट दीजिए, मान लीजिए आज कांग्रेस सरकार होती और यही हो रहा होता, कांग्रेस का प्रधानमंत्री उद्घाटन कर रहा होता, तो क्या भारतीय जनता पार्टी मुद्दा नहीं उठाती कि राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी है या राष्ट्रपति कोई भी होता, आदिवासी तो ये तो संयोग है कि आदिवासी भी है, महिला भी है, मान लीजिए कोई पुरुष होता और गैर आदिवासी व्यक्ति होता राष्ट्रपति, तो भी ये मुद्दा विपक्ष उठाता, और उठाना चाहिए भी था। उस हिसाब से विपक्षी राजनीति की दृष्टि से, संवैधानिक राजनीति, सांसदीय राजनीति। विनोद जी, मेरा सवाल ये है कि क्या जिस तरीके से जब द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाया गया था, तो पहली महिला आदिवासी को हमने बनाया, और उसका कितना महिमा मंडन किया गया, और ऐसा लगा कि जैसे कि इसके पहले कभी इस तरीके का कोई काम नहीं हुआ। तो क्या अब विपक्ष इसी मसले को आगे बढ़ाते हुए कह रहा है कि भाई आपने दलित आदिवासी को तो बना दिया, लेकिन उनका सम्मान आप कहां करते हैं? और ये संदेश क्या आदिवासियों के बीच में जाने की कोशिश विपक्ष कर रहा है? जिस तरीके से
कर्नाटक के चुनाव में उन्होंने ओबीसी तबके को संबोधित करने की कोशिश की, तो क्या ये एक दूरगामी राजनीति का खेल हो रहा है इसमें सिर्फ निश्चित रूप संसद की बात नहीं, निश्चित रूप से दूरगामी राजनीति का हिस्सा है। 2024 का एक बड़ा मुद्दा विपक्ष इसको बनाएगा, क्योंकि जिस तरह से द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बना करके भारतीय जनता पार्टी ने और प्रधानमंत्री जी ने देश की जो 9 करोड़ आबादी है आदिवासियों की, करीब 9 से 10% आबादी मानी जाती है आदिवासियों की, उत्तर पूर्वोत्तर से लेकर के दक्षिण और उत्तर और मध्य भारत सब जगह, तो उसको साधने की पूरी कवायद, जो राजनीतिक कवायद की गई, जिस तरह से उसका उत्सव बनाया गया, आदिवासी 1 लाख गाँवों में, आदिवासी बहुल गाँवों में जो है उत्सव मनाया गया और पूरा उसको एक राजनीतिक रूप से एक मुद्दा बनाया गया और कहा गया कि पहली बार एक बड़ा, और पहली बार किया भी, एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया। अब उसी की काट, वही जवाब विपक्ष दे रहा है कि भाई आपने इतने फैन फेयर से, इतने उत्सव के साथ ही मनाया था, तो वही आदिवासी, वही महिला, वही राष्ट्रपति हैं, तो आप जो है उनसे उद्घाटन क्यों नहीं करा रहे हैं? तो ये मुद्दा तो विपक्ष खाली ऐसा नहीं, कार्यक्रम तो हो जाएगा, बहुत शानदार तरीके से होगा, कवरेज भी होगा, सब होगा, लेकिन विपक्ष इस मुद्दा, विपक्ष की आलोचना भी की जाएगी, जो कि शुरू हो गई है कि ये ऐतिहासिक मुद्दा है, आप ऐसा मौका, ऐसा क्यों बहिष्कार कर रहे हैं, इस तरह की बातें भी होंगी। लेकिन ये मुद्दा विपक्ष इसको लोकसभा के चुनाव तक निश्चित रूप से उठाएगा। आज कांग्रेस पार्टी के आदिवासी सेल के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसको आदिवासी वाला मुद्दा बना दिया है और इसको एक टर्न दिया है। लेकिन मैं इसमें एक और चीज देखता हूँ आशुतोष जी, देखिए विपक्ष के लगभग 20 दल इसमें एक साथ हैं, और इसका मतलब वो दल इस बात को, उसमें ऐसे भी दल हैं जो कांग्रेस को पसंद नहीं करते हैं या कांग्रेस साथ जाने को तैयार नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको लगता है कि ये मुद्दा ऐसा मुद्दा है जो भविष्य में बड़ा मुद्दा बन सकता है, तो वो इस मुद्दे से अलग नहीं होना चाहते, इसीलिए वो सारे दल आकर के जुटे हैं ऐसे मौके पर, और ये आरोप झेलने के बावजूद डटे हुए हैं कि भाई उनको ये एक ऐतिहासिक मौके पर बहिष्कार कर रहे हैं, एक खलल डाल रहे हैं। तो इसके बावजूद तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है जिस तरह से ओबीसी की पॉलिटिक्स कांग्रेस पार्टी ने शुरू की है, और उसमें सामाजिक न्याय के दल नीतीश कुमार, लालू यादव, अखिलेश यादव सारे शामिल हैं, और रिच और पुअर डिवाइड की बात की गई है। राहुल गांधी ने कर्नाटक चुनाव के बाद तुरंत सबसे बड़ा मुद्दा ये उठाया था कि जनता की शक्ति और क्रोनी कैपिटलिज्म की ताकत जो है उसमें शक्ति जीत गई। तो रिच पुअर डिवाइड, ओबीसी एम्पावरमेंट, और अब उसमें एक आदिवासी का भी तड़का, यानी एक वो मुद्दा वो भी जुड़ गया है। तो इस तरह से विपक्ष भाजपा के हिंदुत्व के मुकाबले एक सामाजिक न्याय का एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश 2024 के लिए इस पूरे प्रकरण के जरिए कर रहा है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।